खुशहाली कच्ची। वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल, जहाँ पे हम लोग बातचीत करने वाले इकोनॉमिक्स के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 7, इंडियन इकोनॉमी। ये जो पूरा जो चैप्टर है मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, पार्ट ए और पार्ट बी। ओके इसके मेजर टॉपिक्स क्या क्या है वो मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ। एक हम लोग एंशिएंट इंडिया करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग जो देखने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स है आपके, हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, एंशिएंट इंडिया किस हिसाब से था, बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था, और साथ ही साथ हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेवलपिंग इकोनॉमी या तो कंट्री। इंडिया हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो डेफिनेटली हम लोग ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं कि जो चीज़ हमारे साथ रिलेट होने वाली है। ठीक है, हम लोग देखते हैं किस हिसाब से जाता है। तो सबसे पहले जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में कि क्या क्या ये चैप्टर में बेसिकली स्टार्ट जिस हिसाब से होता है। ये अगर आप फोटो देखोगे तो एक सिंपल सी चीज़ आपके माइंड में आएगी, तो भाई इंडिया जो है वो कल्चरली ट्रेडिशनली बहुत ही ज़्यादा रिच है। ठीक है, हमारे पास इतनी सारी लैंग्वेजेस है, और अगर आप गली गली में जाओगे तो बहुत सारे लोग हैं, आर्टिसंस हैं जो ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, जिसकी अगर हम लोग कहीं पे वैल्यू या प्राइस देने चाहे भी सही तो भी हम लोग उसका मोल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे से खुद कोई चीज़ बनाई है। तो हमारे वहाँ पे तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इंडिया का जो था वो नाम भारत किस हिसाब से हुआ। ये आपके MCQ ऑनलाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे वहाँ पे जो किंग थे एक दुष्यंत और उनकी क्वीन थी शकुंतला, उनके बेटे थे भारत, और उस हिसाब से इंडिया का नाम भारत हुआ। जानते थे। अब हम लोग देखने वाले 2 चीज़ें कि कहाँ पे किस हिसाब से रूलिंग हुआ था। तो मुगल्स ने हमारे ऊपर कितने टाइम तक रूल किया था, 1526 से लेके 1858 तक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंच भी आए, पोर्टुगीज़ भी आए, डच भी आए, और उन लोगों ने भी रूल किया था। अब आपको लगेगा मैम हम लोग SS के लेक्चर में हैं। नहीं, आप SS के नहीं, इकोनॉमिक्स में ही हैं। पर जब हम लोग समझना चाहते हैं कि इकोनॉमी किस हिसाब से रन कर रही है, तब हमें ये सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है कि हमारे पास्ट में हमारे कंट्री में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी। ठीक है, हम लोग उसी हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको SS जैसा ये चैप्टर लगेगा, बट इट्स फाइन। अब एक चैप्टर तो हम लोग सह लेंगे थोड़ा, ये भी ठीक है। चलो जाते हैं हम लोग आगे। तो भाई 1526 से 1858, ब्रिटिश जो थे वो 1757 से लेके 1947 तक थे। 1757 से लेके 1858 तक, ये वाला लाइन, ठीक है, 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। राज मतलब रूल था। और 1858 से लेके टिल द मिडनाइट ऑन 14 अगस्त, हम लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, तो 14 अगस्त 1947 तब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। उसके पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ये बाइफर्केशन है, तो उस हिसाब से है। अब हम लोग जाते हैं आगे, जिस हिसाब से आगे जाते हैं तो एशियन इंडिया किस हिसाब से था वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस कहाँ से है, आर्यन ट्राइब। ये आप लोगों ने ऑलरेडी SS में पढ़ लिया है। आर्यन ट्राइब, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो में हमें बहुत सारे रिमेनिंग्स मिलते हैं, उससे हम लोग इवॉल्व हुए हैं। हमारे गुजरात में भी अगर आप देखना चाहोगे तो आपको लोथल और धोलावीरा में भी मिलेंगे। ये आपको 1 मार्कर में पूछ सकते हैं, 1 लाइनर में, 1 लाइनर या तो फिर MCQ में। उसके बाद जाते हैं आगे। यस, आपको ये सारी नोट्स अगर चाहिए तो आप www.ukaiconline.com पे जा सकते हो। iOS और एंड्रॉयड की एप्लीकेशन भी है, तो वहाँ पे जाके आप ये कौटिल्य बैच जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे ये सारी नोट्स स्क्रिबल की गई है, आपको मिल जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं लेके आया हूँ। पता मैं आपके वीडियो के बीच में आया, पर ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो मैं लेके आया हूँ आप सब बच्चों के लिए, जो लोग 12th स्टैंडर्ड 23-24 के अंदर है। दैट मीन्स आप लोग मार्च 2024 के अंदर जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हम लोग एक बैच लेके आए 12th की, जिसका नाम है कॉमर्स के बाजीगर्स। अब कॉमर्स के बाजीगर्स बैच के अंदर हम लोग ये पर्सनलाइज बैच जो है वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम लोग ने डिज़ाइन किया, और ये बैच जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी आपके ड्रीम मार्क्स अचीव करने के लिए। आपने जो टारगेट सेट किया होगा, आपका जो पोटेंशियल होगा, वहाँ तक आप जा पाओगे। और ये पूरी बैच के अंदर जो फैकल्टीज रहेंगे वो सेम जो आप लोग को यूट्यूब के अंदर जो पढ़ा रहे हैं, वो डॉक्टर उदयन कच्छी जो अकाउंट्स और स्टेट्स लेंगे, जो वो मैं हूँ भाई, खुशहाली मैम जो होंगे वो इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, OCM और BA जो है वो डिम्पल मैडम पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो नॉन फेसेस है, द बेस्ट एजुकेशन, जहाँ पे आपके दिमाग के अंदर वो सारी बातें जो डाल दिए जाते हैं मस्ती मस्ती के अंदर, मीम्स के साथ, मज़े के साथ, जो आप लोग को कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंटेंट जो मिल जाता है, जो क्वालिटी कंटेंट मिलता है,
वो सारी चीज़ें हम लोग लेके आए। कॉमर्स के बाजीगर बैच, इसके सारी मेजर डिटेल्स, अगर आपको ऐसा है कि सर और थोड़ा डिटेल्स चाहिए हमें, तो एक मेन वीडियो है, वो मेन वीडियो को जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने डिटेल्स के अंदर सारी प्रोसीजर बताई हुई है। और लास्ट में जो मैंने बोल रहा था निष्काम पटेल, मिकुल पटेल, ट्विंकल मेहता के बारे में, तो ये सारे हमारे बोर्ड रैंकर्स हैं, उन सब की डिटेल्स भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर। बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू योर लेक्चर। जाते हैं हम लोग आगे। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पे देखो, एंशिएंट इंडिया ने 3 हिसाब से इन लोगों ने डिवाइड किया है। अब ये 3 सेक्टर्स तो इजी है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस, ये तीनों 3 सेक्टर्स तो इजी है। हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। चलो, जब एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में बात आती है तो हमारे पास बहुत सारे अलग अलग हिसाब से फूड ग्रेन्स थे। हम लोग जो थे वो पोल्ट्री फार्मिंग में भी इतने एंगेज थे, मतलब जो चीज़ हम लोग पहले भी उतने ही आगे बढ़े हुए थे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि हम लोग पीछे थे या कुछ भी। हम लोगों ने सारी चीज़ों को, हमें पता था कि किस हिसाब से पोल्ट्री फार्मिंग होता है, हमें पता था कैटल रियरिंग कैसे हो रहा है, ठीक है। हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ थी, हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे, उतने नेचुरल रिसोर्सेज थे। तो एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत ही सही से चल रहा था। उसके बाद जो है दूसरा जो सेक्टर है जिसे बोला जाता है इंडस्ट्रीज सेक्टर जो थे, एज पर हिस्टोरियन राइट चौधरी। देखो, यहाँ पे गप्पे मत मारना, अगर आपको लिखना है तो कोई भी नाम बना के मत लिखना, ये मैंने पहले भी बोला हुआ है। अगर आपको नाम पता है तो ही आप मेंशन उनका करना और सही नाम देना। तो राइट चौधरी ने बोला कि इंडिया जो था वो सेंटर था, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। हम लोग बहुत ज़्यादा फेमस थे कॉटन के लिए, जूट के लिए, ठीक है, मुस्लिन, वुल, आइडल्स मेकिंग, इंडिगो, टेराकोटा, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। टेराकोटा जो था वो 10th में भी आपको आता था, और ये सारी चीज़ें हम लोग बना के बाद में हम लोग एक्सपोर्ट भी करते थे। तो भाई हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी वैसे देखने जाओ तो एकदम सुखी परिवार से थे, ठीक है। तो वो भी हमारा एकदम प्रॉपर जा रहा था। उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर जो थे। तो इवन बिफोर 600 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिंटिंग मेटल कॉइन्स जो हम लोग थे, हमारे पास एक सिस्टम थी जहाँ पे हम लोग मिंटिंग मेटल कॉइन्स को जो प्रॉपरली मिंट करते हैं उस हिसाब से उसे बोला जाता है, वो भी हम लोग कर रहे थे। हमारे पास टाउन प्लानिंग बहुत ही सुपर्ब था, सीवेज है, स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम है, वो हम लोगों ने मोहनजोदारो, आर्यन सिविलाइजेशन में ये सारी चीज़ें देखी है, ठीक है। और इसी वजह से हमारा, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत सही से चल रहा था, इसलिए हमारा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो भी बहुत सही से चल रहे हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। और इसके जो एविडेंसेस अगर आपको चाहिए तो अभी भी लोथल में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो थे वो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंशिएंट इंडिया में भी हम लोग बहुत ही सही से जा रहे थे। उसके बाद देखते हैं कि हमारा नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसी थी। एंशिएंट इंडिया की ही बातचीत चल रही है। तो उसमें एंगस मेडिसन ने कुछ बोला है। उन्होंने बोला कि इंडिया जो था वो बहुत ही प्रॉस्परस था, बहुत सुखी था, बहुत उसमें सारी चीज़ें अच्छी थी, ठीक है। उसका 25, इंडिया के खुद के पास 25% वर्ल्ड वेल्थ था ड्यूरिंग मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद मुगल एरा आया, मुगल रूल के टाइम पे 90% वेल्थ हमारे पास था, ठीक है, साउदर्न एशिया का जितना भी था। और क्योंकि उसके रीजंस भी है, क्योंकि हमारे पास हाई टैक्सेस और एक्साइज जो थे वो जनरेट होते थे। औरंगजेब आए, उसके बाद ये हुआ कि हमारा नेशनल इनकम जो था वो 10 करोड़ पाउंड्स का था। और इसी वजह से माना जाता है कि हमारे वहाँ पे इंडिया में लोग इतने अट्रैक्ट इसी वजह से होते थे, क्योंकि हम लोग नेशनल इनकम और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाइज भी बहुत ही ज़्यादा आगे थे। और इसीलिए माना जाता है कि इंडिया जो है हमारे गोल्डन एज था, एशियंट एज जो हमारा था वो गोल्डन एज माना जाता है, सोने की चिड़िया जैसा, ठीक है। ऑफ कोर्स इतना सब कुछ सही चल रहा था। अब जाते हैं हम लोग इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस कैसी सिचुएशन थी वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले बहुत सारे हेड पॉइंट्स हैं और आपके हेड पॉइंट्स के अंदर बहुत सारे डेटा भी है, थोड़े बहुत, ठीक है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेलवे कैसा था हमारा बिफोर इंडिपेंडेंस। तो हमारा फर्स्ट रेलवे जो हुआ था पोरबंदर टू ठाणे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, 16 अप्रैल 1853 में हुआ था। 1947 तक आते आते इंडिया का नेटवर्क कितना हो गया था, 53,000 किलोमीटर का। और कितने पॉपुलेशन बेनिफिट हुए थे, 68 lakhs। ये आप लोगों को डेटा आया है, वो आपको ध्यान रखना है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस रेलवे जो था वो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था बोरीबंदर टू ठाणे, क्योंकि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो आराम से जा पाए। रोडवेज जो था वो ब्रिटिशर्स ने वापस से सेटअप किया था, PWD, उसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। 19th सेंचुरी के बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी टोटल रोड्स जो है यहाँ पे डेटा दिए गए हैं, वो डेटा आपको प्रॉपरली लर्न बाय हार्ट करके जाने हैं। अगर नहीं होते हैं तो तुक्के मत मारना, टीचर्स के पास तो सॉल्यूशन होता ही है, तो चेक करेंगे तो पकड़े जाओगे। तो उसके करते इट्स बेटर है कि अगर आपको आता है तो ही आप लिखो।
तो पहले कुछ 2,78,000 जितने थे, अब होते हो गए 4,47,000, मतलब इतना बढ़ गया 1943 आते आते, बिफोर इंडिपेंडेंस की, पर 43 के पहले उतना तो बढ़ गया था। और हमारे वहाँ पे 32% जो है वो कॉन्क्रीट रोड है, पक्के रोड्स, और 68% जो है वो कच्चे रोड्स है, ठीक है। तो इस हिसाब से बिफोर इंडिपेंडेंस ये सिचुएशन थी। उसके बाद अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो आता है भाई बैंक्स किस हिसाब से थे उस टाइम पे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 1770 के बाद एस्टैब्लिश होना चालू हुई, और बाय 1946 वहाँ पे मोर देन 700 बैंक्स थी। और आरबीआई कौन से ईयर में सेटअप हुआ था हमारे वहाँ पे? 1935 पे। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था भाई? बहुत सारे हमारे वहाँ पे दूध पीती है, सत्ती सिस्टम है, ये सारी चीज़ें प्रिवेल होती थी सालों पहले, पर ब्रिटिशर्स ने ये बहुत सही काम किया था। उन्होंने काफ़ी चीज़ें अबॉलिश करवा दी। उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आपने एसएस में ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग उतना डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे, बट सिंपल सी चीज़ है कि ब्रिटिशर्स आए और उन लोगों ने ये सारी चीज़ें अबॉलिश करवा दी। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर। देखो भाई, ब्रिटिश एरा में हुआ था क्या कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा उन लोगों ने सफ़र किया था, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ पे वापस से एसएस का टॉपिक आता है, ज़मींदारी सिस्टम है। और दूसरी चीज़ कि उन लोगों को, हमारे फार्मर्स को बोला जाता था कि आपको इंडिगो करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को वो चाहिए था, तो उनको बोला जाता था आप इंडिगो ग्रो करो। अब इंडिगो ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, तो भाई फार्मर्स के पास तो उतना पैसा होता था नहीं था, तो वो कहीं उधार से पैसे लेकर आते थे, इंडिगो बनाते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स को चाहिए था। और जब वो बना के उनको देते थे तो उनको उतना दाम भी नहीं देते थे, और साथ ही साथ अब जो है वो दाम उतना नहीं मिला है, तो अब वो जहाँ से इंटरेस्ट पे पैसा लेकर आए हैं, उधार पे लेकर आए हैं, उसको क्या चुकाएंगे। तो फार्मर्स की और ये पूरा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया गया है यहाँ पे। और पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उस पर हम लोग चैप्टर नंबर 8 12th स्टैंडर्ड में जब आओगे तो पूरा चैप्टर नंबर 8 ही एग्रीकल्चर पे है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा देखेंगे। देन आता है हमारे वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स भी ऐसे हो गए थे जिस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। कि भाई क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि भाई आपको लैंड रेवेन्यूज़ कलेक्ट करने हैं, पर वो खुद नहीं जाते थे। वो क्या बोलती थी, ब्रिटिशर्स जो थे वो बोलते थे इन लोगों को, हमारे किंग्स को, कि आप सब लोगों के पास से कलेक्ट करो अमाउंट। तो हमारे वहाँ पे लैंड लॉर्ड सिस्टम्स जो थी या तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस ये सारे चीज़ों का हमें ड्रॉबैक मिला था। अब जाते हैं हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दादा भाई नवरोजी, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया था, कैलकुलेशन दी गई थी 1876 में कि हमारे वहाँ पे रिच क्लास जो है वो पूरे नेशनल इनकम का कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, 8%, और जो बेचारे पुअर है वो 15% टैक्स के हिसाब से नेशनल इनकम दे रहे। ये भगवान क्या जुल्म है। तो बहुत ही ज़्यादा ये हम लोग बोल सकते हैं दोनों के बीच में काफ़ी इनइक्वालिटी है। रिच जो है वो 8% ही दे रहे हैं और जो पुअर बेचारे वो सारे मिलके 15% दे रहे हैं। तो सोचो कितना डिफरेंस हो गया। हाई रेट्स ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। अब हुआ ये कि हमारे वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हाई एक्साइज लगा दी मैचेस, शुगर, स्टील और सिल्वर पे, ठीक है, बहुत सारी। और हम लोगों ने डांडी मार्च भी पढ़ा है गांधी जी का, उन्होंने नमक के हिसाब से सत्याग्रह किया था पूरा का पूरा, तो वो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये यहाँ पे आ जाता है कि हमारे वहाँ पे ऑलरेडी टैक्सेस बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते थे। अगर हम लोगों को एक्सपोर्ट करने होते थे कॉटन क्लोथ जो हम लोगों ने ही बनाए हैं, तो उस पर वो हमारे पास से टैक्स लेते थे, एक्सपोर्ट ड्यूटी लेते थे 15% की। पर वही चीज़ अगर उनको इंपोर्ट करना रहता था, वहाँ से वो लोग मंगाते थे, तो उस पर उनको खाली टैक्स देना पड़ता था 2.5%। ये तो बहुत नाइंसाफी है भाई, बहुत नाइंसाफी है। और इसी वजह से हमारे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनके क्लोथ्स, उनकी सारी चीज़ें बहुत सस्ती होती थी और हमारी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ हुई। उसके बाद जाते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कुछ इस हिसाब से थी कि हम लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को बोला गया था कि आपको किस पे फोकस करना है, खाली लाइट और कंज्यूमर गुड्स पे। और कोई भी चीज़, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, हम लोगों ने मशीन और इन सारी चीज़ों पे तो कुछ फोकस ही नहीं किया। हेवी इंजीनियरिंग पे या तो फिर हेवी केमिकल इंडस्ट्रीज, कोई चीज़ पे हम लोगों ने फोकस नहीं किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट ने किया। हम लोगों ने देखा था कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयट हुआ था हाई लैंड रेवेन्यूज़ पे। साथ ही साथ जो है उन्होंने उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाई थी जो उनके हिसाब से फेवरेबल थी, बाकी सारे लोगों के लिए उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर्टिसंस, काफ़ी बार क्या होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो आर्टिसंस, जैसे हमारे पास इतने अच्छे जो कारीगर है जिनकी हाथ की जो है वो उनके हाथ से इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। अब हुआ था ये कि आर्टिसंस जो थे वो जाते थे और बाद में कोई चीज़ बनाते थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनका अगर दाम सपोज अज्यूम करते हैं 100 रुपीज़ का है, तो उनके पास से वो 60
या तो फिर काफ़ी बार क्या होता था 60 रुपीज़ या तो 85 रुपीज़ या तो 70 रुपीज़, मतलब पहले तो दाम वो उतना ही कम कर देते थे और बाद में बाहर के मार्केट्स में वो 100 रुपीज़ का वो 250 300 में वो बेच देते थे। मतलब उनको पड़ा है 60 में और वो बेच रहे हैं 250। मतलब सोचो कितना उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। हमारे बेचारे जितने भी लोग हैं वो इतना काम करते थे और सामने उनको कोई रिटर्न नहीं मिलता था। और हाथ की कोई चीज़ है, कुछ बनाया गया है, इतनी मेहनत दी गई है कोई चीज़ बनाने में, तो आप उसको अमाउंट ही ना दो तो वो मतलब नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने उनको आर्टिसंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। इन्वेस्टमेंट पैटर्न उसी हिसाब से बनाई गई, जो ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जहाँ पे उनका बेनिफिट दिखा, ठीक है। बाकी कोई भी जगह पे उन लोगों ने उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं। और लास्ट में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसे बोला जाता है पेमेंट बर्डन। पेमेंट बर्डन का मतलब ये होता है कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा खर्चा किया ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, वॉर एक्सपेंसेस, पेंशन्स देने में और बहुत ज़्यादा चीज़ें की। और उनके कॉलोनी में कोई चीज़ है तो उनके लिए तो हम लोगों ने उनको रहने के लिए, उनकी आर्मी के लिए हम लोगों ने टैक्सेस भरे हैं, उन लोगों के रखने के लिए, और इसी वजह से हम लोगों पे पेमेंट बर्डन आया। जनरली ये टर्म जो है उसे बोला जाता है होम चार्जेस, क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए पूरा एंटायरली पे किया है तो हमें होम चार्जेस बोला जाता है और हम लोगों पे ये पूरा पेमेंट बर्डन है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा ये टॉपिक। अगर आप लोगों को ये सारी नोट्स चाहिए तो आप www.ukiconline.com पे, या तो इसकी एप्लीकेशन भी है एंड्रॉयड और iOS, तो वहाँ पे जाके आप कौटिल्य बैच में ये सारी नोट्स आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट बी में, जहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।